तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोल्डन ड्रैगन का फोर्थ डिसाइपल मू चेन बन चुका था और बहुत सारे लोग फिलहाल हैरान थे। अब आगे इधर यहाँ पर थोड़ी दूर में रॉकी आइलैंड में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर फ्लेम पावर था। और जब ये उस ऑरा को फील करता है, यानी जो गोल्डन ऑरा दूर से इसे दिखाई देती है, इसे लगता है शायद सू किंग इन होगी। और ये सोच रहा था कोई नहीं, मैं इससे फिर से फाइट कर लूँगा। और ये आगे निकल जाता है। एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस के अपोजिट डायरेक्शन में दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें एक मैन और दूसरी वुमेन थी। बंदे ने एक ब्लैक रोब पहन के रखा था और जो वुमेन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। इसने वैसे तो नकाब पहन के रखा था, फिर भी इसके पैर काफ़ी पतले थे और बॉडी कर्वी थी। और जो इसकी औरत थी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी। पर वो जो बंदा था जो कि इसके थोड़ा पीछे ही था, वो इसकी सुंदरता पर अट्रैक्टेड ज़्यादा नहीं था। वो इस बात पर अट्रैक्टेड था कि ये भी लड़की गोल्डन ड्रैगन की डिसाइपल बन चुकी थी। और ये फाइनली बोल ही देता है कि हेलो मिस, मैं हूँ गरुड़ा, सेंट डेमन पैलेस का। क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ की हैं? क्योंकि इतनी सुंदर लड़की और इतना पावरफुल मैंने टियानलुओ कॉन्टिनेंट में किसी को देखा नहीं। इस बंदे ने भी गोल्डन ड्रैगन का डिसाइपल वाला टोकन हासिल किया था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि गरुड़ा ने जो गोल्डन ड्रैगन डिसाइपल हासिल करने के लिए समय वगैरह लिया था, इस लड़की ने काफ़ी कम समय में गोल्डन ड्रैगन का डिसाइपल हासिल कर लिया था। अब इसके सवाल के जवाब में ये लड़की ये बोलती है कि अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। गरुड़ा इसकी बात सुनकर शांत था और जैसे ही ये कुछ दोबारा से कहने वाला था, यह अचानक से देखता है कि इसके फोरहेड की तरफ एक पावरफुल अटैक आता है जो कि इस लड़की ने किया था। पर जैसे ये लड़की अटैक करती है, इधर एक फ्लक्चुएशन फील होता है इन दोनों को। गरुड़ा को लगता है क्या फिर से कोई गोल्डन ड्रैगन का डिसाइपल बन गया, क्या ये सू किंग इन या जाया यू हो सकते हैं, ऐसा ही सोचता है। इधर उस लड़की के अटैक के कारण हालांकि अटैक ब्लॉक कर देता है, पर इसके पसीने छूट जाते हैं और ये लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। जाने के बाद गरुड़ा कहता है इंटरेस्टिंग, कोई बात नहीं, ये लड़की ज़्यादा ही पावरफुल है, उम्मीद है ये मेरे दुश्मन नहीं बनेगी। और इसे याद आता है कि लॉर्ड सेंट डेमन ने कहा था कि एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस में मेरा काउंटर पार्टी यहाँ पर मिलने वाला है जिसके पास भी द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी है और उसको मार कर ही मैं इमॉर्टल बॉडी का टेक्निक हासिल कर सकता हूँ। उम्मीद है कि ये बंदा मुझे निराश नहीं करेगा, ठीक ठाक पावरफुल होगा, ऐसा ये सोचता है और आगे निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और मू चेन को दिखाया जाता है। लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदा गोल्डन ड्रैगन का डिसाइपल बन चुका है, और वो भी बस सॉवरिन हाफ स्टेप 9 स्टार के पावर के दम पर। सू किंग इन सोच रही थी यार ये बंदा, मैं जितना सोच रही थी कि बस वो लड़की मिस्टीरियस है, ये भी कुछ कम नहीं है। इधर लिंगजिंग हंस रही थी, इसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मू चेन आराम से गोल्डन ड्रैगन का डिसाइपल बन जाएगा, क्योंकि अगर मेरी माँ किसी को अगर फादर से कंपेयर कर सकती है तो बंदा नॉर्मल तो नहीं होगा। और नाइन निदर का भी सेम हाल था, इससे भी कोई आश्चर्य नहीं होता है। पर इनके साथ आए हुए नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस के द सो कॉल्ड लीडर जुआन मिंग, अब उन्हें समझ में आता है कि यार ये मू चेन बाहर आने के बाद इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका है और उतने पावर के दम पर ही इसने गोल्डन ड्रैगन का टोकन हासिल कर लिया। इधर लोग एक चीज़ और फील करते हैं कि मू चेन का स्ट्रेंथ वहाँ पर जाने के बाद बढ़ चुका है और ये सॉवरिन 9 स्टार में एंटर कर चुका था। अब इसके बाहर आने के बाद लिनजिंग और नाइन निदर ड्रैगन एंट्रांस गेट में एंटर कर जाती हैं। इधर सू किंग इन स्माइल करती है और कहती ब्रदर मू, लगता है आपने ब्रेक थ्रू किया है। मू चेन भी है हाँ में सर हिला देता है और ये मू चेन से पूछती है कि आपने गोल्डन ड्रैगन के डिसाइपल से कैसे फाइट किया। इस चीज़ को जिंगजे, लियू कुई और बाकी भी सुनना चाहते थे कि मू चेन कैसे हैंडल किया। मू चेन भी कहता है बस मैं थोड़ा लकी था, क्योंकि ये अपने 9 ड्रैगन फेरी एरे को रिवील नहीं करना चाहता था। सू किंग इन भी समझ जाती है कि ये बंदा बताएगा नहीं। इधर मू चेन नाइन निदर और लिंगजिंग का वेट कर रहा था। समय गुजरता है और थोड़ी देर बाद नाइन निदर यहाँ पर प्रकट होती है और इसे गोल्डन वाटर ड्रैगन का टोकन मिल जाता है। मू चेन भी सोच रहा था कि लिंगजिंग को क्या मिलेगा। 10 मिनट और पास होते हैं और लिंगजिंग बाहर आती है और इसके पास भी गोल्डन ड्रैगन लाइट पिलर था। अब सू की इन को भी समझ में आता है कि ये मू चेन की टीम, खास करके ये तीनों, इनसे पंगा लेना सही नहीं होगा। और मू चेन भी इधर लिनजिंग को थम्स अप दिखाता है
अब इनके साथ आएंगे नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस के बाकी लोग भी अपने टेस्ट को पूरा कर लेते हैं। जुआन मिंग को व्हाइट वाटर ड्रैगन मिलता है और ये सभी तुरंत ही स्पिरिचुअल एरे में एंटर कर जाते हैं ताकि इनर रीजन में पहुंच सके। अब इनके जाने के बाद सू किंग इन सोचती है कि यार ये मू चेन ये इंटरेस्टिंग बंदा है, अगली बार जब इससे मिलूंगी तो पता कर ही लूंगी कि ये गोल्डन ड्रैगन का डिसाइपल कैसे बन पाया। और बाकी भी लोग अब अपने अपने टोकन को लेकर इनर रीजन की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही ये लोग एरे को क्रॉस करते हैं इन्हें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, जहाँ पर हरे भरे घास दिख रहे थे और कई सारे स्टोन्स वगैरह, और स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी कंडेंस फॉर्म में थी। बड़े बड़े पहाड़ थे, नदियां, झरने जैसे कुछ प्राकृतिक सुंदरता को देखा जा सकता है। लिनजिंग भी काफी क्यूरियस थी, जबकि ये खुद ही मार्शल बॉर्डर की प्रिंसेस थी, फिर भी इस जगह की ये तारीफ करती है। 1000 सालों से या उससे भी ज्यादा समय से ये जगह ऐसे ही सूना पड़ा था। इधर मूचेन देखता है कि इसके साथ आए हुए लोग अब काफी ज्यादा उतावले हैं, तो ये भी स्माइल करता है और कहता है कि आप लोग चाहो तो अलग अलग ट्रेजर्स को ढूंढ सकते हो। सभी तुरंत ही हाँ में सर हिलाते हैं, पर फिर वे मूचेन इन्हें वार्न भी करता है कि ट्रेजर्स तो बहुत सारे हैं, पर कुछ जगह पर थोड़ी एविल ऑरा भी फील होती है, तो ट्रेजर्स ढूंढते समय थोड़े सतर्क भी रहना, एरे वगैरह में फंस सकते हो। अब इसकी बात सुनकर बाकी लोग हाँ में सर हिलाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद नाइन इधर कहती कि वैसे भी ये लोग हमारे लिए बर्डन ही थे, एक जुआन मिंग के अलावा। अब इन सभी के जाने के बाद लिनजिंग पूछती कि क्या करना है। अब इसका मन कर रहा था एक बड़ा फाइट लड़ने का। वूचेन भी कहते कि मेरे हिसाब से जो 9 मैंसन्स है वो यहाँ के फर्स्ट लेवल है, और इसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव स्काई पूल है, क्योंकि एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस को हेवनली एम्परर ने 2 भागों में बांटा था, 9 मैंसन्स और 5 हॉल्स। और लिनजिंग भी कहती है क्या सच में वो स्काई पूल पहले जैसा ही होगा। मूचेन भी हैरान था कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है। लिनजिंग बताती है कि एक बार मैंने फादर को इस जगह के बारे में बात करते हुए सुना था, और ये भी वो बता रहे थे कि स्काई पूल में अगर बैप्टिज्म हासिल किया जाए तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफ़ी इन्हांस किया जा सकता है, इवन हमारी सेलेस्टियल बॉडी भी स्ट्रांग हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग कंप्लीट ग्रेड 9 पर होते हैं वो तो बैप्टिज्म के दौरान अर्थली सॉवरिन पर भी पहुंच जाते हैं। शायद लिनजिंग थोड़ा ज़्यादा कह रही थी, पर फिर भी उसके फायदे काफ़ी ज़्यादा थे। पर एक और रूल था शायद यहाँ पर स्काई पूल बैप्टिज्म में वही जा सकता है जो एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस का डिसाइपल हो और साथ में उन्हें 9 मैंसन से आदेश मिले। हमारे पास अब ड्रैगन गेट का इनहेरिटेंस तो हासिल हो चुका है, अब हमें 9 मैंसन्स का चाहिए होगा। बातें करने के बाद ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक के बाद एक ये कई आइलैंड पर पहुँचते हैं और कई हॉल्स में जाते हैं, पर अभी तक इन्हें कुछ मिलता नहीं। और बड़ी बात तो ये थी कि कई सारे आइलैंड हवा में तैर रहे थे और स्पिरिचुअल एरे के बीच में थे। अब मूचेन के पास एक मैप था जिसमें ये यहाँ के लोकेशंस को देखने लगता है, और लिनजिंग फिर से खुश हो जाती है कि मूचेन तुम काफी अमेजिंग हो। मूचेन देखता है और कहता है कि मैप के हिसाब से 9 मैंसन्स में से एक विंड मैंसन उस डायरेक्शन में हो सकता है। विंड मैंसन के ओनर भी एक लोली अर्थ सॉवरिन लेवल के बंदे थे। कुछ ही दूर के बाद हवा में तैरते हुए इन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है, और यही था विंड मैंसन। और एज यूजुअल ये भी एक एरे के बीच में ही था। मूचेन इसे फील करता है और कहता है ये एरे वैसे तो काफी स्ट्रांग था, पर समय के साथ काफी वीक हो चुका है, तो शायद मैं इसे ब्रेक कर पाऊं। मूचेन तुरंत ही एरे को टैप करता है और पलक झपकते इसमें एक पोर्टल टाइप क्रिएट कर देता है। तीनों यहाँ पर एंटर कर जाते हैं, और अंदर में जब इन्हें जाते हैं तो एक ग्रीन पैलेस दिखाई देता है। ये था असली विंड पैलेस। यहाँ पर इन्हें कई सारे स्केलेटन्स देखने को मिलते हैं, पर स्केलेटन्स ऊपर की तरफ देख रहे थे, शायद एक ही साथ अचानक से मर गए होंगे। अब लिनजिंग बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले एक एविल किंग हुआ करता था, एविल क्लैन का, जिसको कि डेमन एम्परर कहते हैं। और इसी डेमन एम्परर ने अपनी आर्मी के साथ हेवनली सेलेस्टियल पैलेस पर अटैक किया था, और शायद इसी की वजह से इस विंड मैंसन के लोग मारे गए होंगे। और क्योंकि ये नॉर्मल बंदा नहीं था, ये 9 एम्परर में से एक था, डेमन एम्परर। और उस वॉर के बाद हेवनली एम्परर भी गायब हो गए और ये डेमन एम्परर भी। और लिनजिंग बताती है कि मेरे फादर एक बार मेंशन कर रहे थे कि डेमन एम्परर, जितने भी डेमन एम्परर्स थे उनमें शायद सबसे पावरफुल में से एक था। 10 मिनट इधर उधर भटकने के बाद ये लोग मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, पर हॉल के बाहर मूचेन रुक जाता है क्योंकि वहां पर एक एंसेस्ट्रल मास्टर लेवल का स्पिरिचुअल एरे था। अब नाइन इधर पूछती है क्या तुम इसे काउंटर कर पाओगे। मूचेन भी
इस एरे को ध्यान से देख रहा था और कहता इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। हालांकि 100 क्या 1000 साल से ऊपर हो चुका है, फिर भी काफी मुश्किल होगा, लेकिन हम इसके लूप होल को ढूंढ सकते हैं और इसमें एंटर कर पाएंगे, और नहीं कर पाए तो यहाँ से निकल जाएंगे। इधर मू चेन अपने स्पिरिचुअल सील्स को एक्टिवेट करता है और इस एरे को सर्च करने लगता है कि इसका लूप होल कहाँ पर है। नाइन नीदर और लिंगजिंग थोड़ा पीछे हट जाती है क्योंकि ये एरे कभी भी अटैक भी कर सकता है। समय थोड़ा बीतता है और मू चेन अपनी आंखें खोलता है। इसके चेहरे पर पसीने थे, मू चेन के हाथ पर भी हल्का सा ब्लड था और ये तुरंत ये चिल्लाता है कि जल्दी से। तीनों यहाँ पर जो क्रैक बना था उसमें एंटर कर जाते हैं और एक दूसरे स्पेस में ये पहुंच चुके थे, और ये था ग्रीन हॉल जो कि ग्रीन स्टोन से कवर था और काफी सुंदर दिख रहा था। इन्हें यहाँ पर एक पुल भी देखने को मिलता है जो कि सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड से बना हुआ था। अब यहाँ पर जो भी आइटम्स थे मू चेन देखने लगता है। उनमें से एक था ग्रीन फैदर और दूसरा था एक ग्रीन जेड स्क्रॉल। फैदर को देखते ही समझ जाता है क्या ये सच में एक सैक्रेड आर्टिफैक्ट है। मू चेन देख रहा था कि यार ट्रेजर्स तो हैं, पर शायद इन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने में कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी और वहां पर एक सीट था और सीढ़ियों के आजू बाजू भी कई सारे लोग खड़े थे। किन्हीं पर अज्योर वाटर ड्रैगन का मार्क था तो किन्हीं पर गोल्डन वाटर ड्रैगन का। इनमें से कुछ एक वाइट ड्रैगन भी थे और कुछ अज्योर ड्रैगन भी, यानी ये सब ड्रैगन गेट के डिसाइपल्स थे। लिंजिंग इन्हें देखती है और कहती है ये तो मर चुके हैं, और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से इन पर एक नॉर्मल सा अटैक करती। अब इनकी जो बॉडी थी तुरंत ही राख में बदल जाती। अब इनकी नजर ऊपर की तरफ जाती है जहां पर एक ग्रीन रोफ फिगर में एक मिडिल एज्ड मैन बैठे हुए थे और एक पावरफुल ऑरा ये लोग फील कर सकते थे। ये समझ जाते हैं कि पक्का है कि ये विंड मैंसन के ओनर रहे होंगे। और थोड़ी समय के बाद विंड मैंसन के ओनर की बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है। इनकी आंखें जो कि शायद 1000 सालों से बंद थी ये फाइनली खोल लेते हैं और आंखों में एक रेडनेस था, यानी शायद एविल ऑरा इनके बॉडी में थी। अंदर आने से पहले लिंजिंग कही रही थी कि क्या पता विंड मैंसन के ओनर उनके अंदर एविल एनर्जी हो। इसी की वजह से मू चेन और नाइन नीदर दोनों इसके साथ कहते, सच में तुम्हारी जबान कौवे के जैसी है, जो भी कह रही हो सब सही होते जा रहा है। लिंजिंग कहती है क्या हमें भागना चाहिए, पर मू चेन कहते एक बार ट्राई कर लेते हैं। यही तो सोच ही रही थी लिंजिंग। ये काफी खुश हो जाती है। इधर वो ओनर एक पावरफुल ब्लैक ऑरा टाइप अटैक इन तीनों की तरफ बढ़ा देते हैं। अब इस अटैक को देखते ही लिंजिंग तुरंत ही अपने आइस डॉल को बाहर निकाल लेती है और ये डॉल तुरंत ही एक स्वॉर्ड अटैक इस आते हुए अटैक की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि ये अटैक इतना पावरफुल था कि आइस डॉल भी जाकर के एक पिलर में टकराता है। अब ये सीन देखते ही इन तीनों का चेहरा बदल जाता है कि यार ये ओनर ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जबकि इनका स्ट्रेंथ काफी गिर जाना चाहिए। 1000 सालों से ये लगभग मर चुके हैं, लगभग क्या मर ही चुके हैं। बस इनकी बॉडी में एविल ऑरा थी, तभी ये अपनी बॉडी को संभाल के रख पाए हैं। मू चेन भी इधर तैयार हो जाता है और जाई होंग से जो इसे एक भाला और आर्मर मिला था उसे ये बाहर निकाल लेता है, और वही आइस डॉल भी तैयार था। नाइन नीदर भी अपने फ्लेम पावर को बाहर निकालती है और लिंजिंग की भी बॉडी से एक व्हाइट लाइट अब बाहर निकलने लगती है। चारों मिल करके विंड मैंसन के ओनर पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि विंड मैंसन के ओनर इनका अपना इंटेलिजेंस बचा नहीं था, तो ये भी इनके अंदर में जो एविल ऑरा थी उसको यूज करके इन चारों से फाइट करने लगा। अब इनके आते हुए अटैक को देखकर विंड मैंसन के ओनर एक डार्क हैंड अटैक सामने की तरफ बढ़ा देते हैं। इनका अटैक मानो एक ब्लैक होल के समान था और मू चेन के स्पीयर को उसके अंदर जो भी स्पिरिचुअल पावर था उसे ये मानो खा जाता है और ये अपने दूसरे फिस्ट से मू चेन की तरफ अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि टाइम भी कम था तो ये अटैक आकर के मू चेन की बॉडी से टकरा जाता है और ये काफी दूर जाके एक स्टोन पिलर से टकराता है। इसने क्योंकि बैटल आर्मर पहना था तो इसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। मू चेन इधर अपने सांस को संभालता है और एक गहरी सांस ले ही रहा था, तभी ये ओनर अचानक से इसके सामने फिर से प्रकट होते हैं और एक डार्क पाम इसकी तरफ बढ़ा देते हैं। लिंजिंग भी उधर चिल्लाती है कि ध्यान दो, और अचानक से जैसे वो अटैक आगे बढ़ रहा था आइस डॉल अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन ये आइस स्वॉर्ड भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये डार्क पाम अभी भी मू चेन की तरफ बढ़ रहा था। पर जैसे ही अटैक मू चेन को टच करता है मू चेन के आर पार निकल जाता है, क्योंकि मू चेन यहाँ से गायब हो चुका था और मू चेन इधर अपने अनडाइंग बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और एक जायंट लिक्विड पाम बनाता है और विंड मैंसन के ओनर की तरफ इसे बढ़ा देता है। वहीं पीछे से नाइन नीदर अपने अनडाइंग फ्लेम से इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और इनकी एविल एनर्जी को प्यूरिफाई करना शुरू कर देती है। नाइन नीदर इधर खुश हो ही रही थी, तभी विंड मैंसन के ओनर और भी ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। मू चेन का भी जो अटैक था
उससे भी ये ब्लॉक कर देते हैं और नाइन नीदर के फ्लेम को भी ये सप्रेस करने लगते हैं और एक ब्लैक लाइट से नाइन नीदर पर अटैक कर देते हैं। इधर लिंगजिंग चिल्लाती है कि जायोबिंग, ये अपने डॉल का नाम जायोबिंग रखी थी, उसे ब्लॉक कर। अब ये डॉल तुरंत ही नाइन नीदर के सामने प्रकट होता है और एक आइस आर्मर बना देता है ताकि उस आते हुए अटैक को रोका जा सके। अब ये जो आइस का लेयर था काफी मोटा था, पर फिर भी वो लाइट एक दर एक करके इसके लेयर्स को बिखेरते जाती है और उसके बाद ये स्पिरिचुअल डॉल की बॉडी से आके टकरा जाती है। स्पिरिचुअल डॉल के ऊपर एक जेड टैलिस्मैन का मार्क था, तो इसे ज्यादा कुछ तो नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत ये इंजर्ड हो जाता है। मूचेन हैरान था, इस पर जो टैलिस्मैन के मार्क थे वो कई सारे थे और एक एक मार्क एक सॉवरेन 9 स्टार के बंदे को झेल सकता था और इन्हें बनाना इतना आसान भी नहीं होता। यानी कि लिंगजिंग की जो सेकंड मॉम है यिंग हुआन, वो काफी टैलेंटेड होंगी। इधर विंड मैंसन के ओनर लगातार एक दो और अटैक करते, पर ये आइस डॉल इन्हें ब्लॉक कर देती है। अब ओनर को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर जो एविल ऑरा थी अब वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। समय निकलते जाता है। इधर मूचेन और नाइन नीदर भी लगातार अटैक करते रहते हैं। हालांकि इस दौरान विंड मैंसन के ओनर अब पीछे हटते हैं और ग्रीन फेदर फैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मूचेन को समझ में आ जाता है शायद ये इनका वेपन होगा और ये अगर इनके हाथ लग गया तो मामला निकल सकता है, क्योंकि वो एक सैक्रेड वेपन है। पर ये लोग कर भी क्या सकते थे। ओनर तुरंत ही इनके हाथ से एक सक्शन फोर्स निकलता है और फेदर इनके हाथों में आ जाता है। तीनों के चेहरे अब पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि फेदर के आसपास एक काफी भयंकर लेवल का ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ये जो पावर शायद बन रहा था ये अर्थली सॉवरेन लेवल का था। लिंगजिंग भी कहती है क्या करना है, मूचेन भी कहता है कि निकलते हैं भाई यहाँ से। लिंगजिंग कहती है ठीक है, मैं डॉल को यूज कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा टाइम दे कि हम यहाँ से निकल पाए। मूचेन भी सोचने लगता है यार इस बार कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, ये ओनर सच में ज्यादा ही पावरफुल है, जितना हासिल नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो गया। आइस स्पिरिचुअल डॉल अब इंजर्ड भी हो चुका था। तीनों पीछे हटते हैं। मैंसन ओनर समझ जाते हैं और तुरंत ही अपने इस ग्रीन फेदर फैन से इन तीनों पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है। विंड मैंसन के ओनर जैसे फेदर के पावर को यूज करने लगते हैं, फेदर में से एक ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और इनके अंदर में जो डार्क एविल एनर्जी था उसे गायब करने लगती है, जिसकी वजह से ओनर भी यहाँ पर काफी पेन फील करते हैं। अब क्योंकि ये फेदर एक सैक्रेड वेपन था तो इसका अपना खुद का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस था और ये ओनर के हाथों से छूटने की कोशिश करता है और ये कामयाब भी होता है और इस दौरान ये अपने ओनर पर ही अटैक कर देता है। इसके एक अटैक से विंड मैंसन के ओनर काफी दूर जाकर गिरते हैं और इनकी काफी वीक हो जाती है। अब इस सीन को देखकर तीनों हैरान थे। लिंगजिंग तो अपनी आंखों को मसलने लगती है कि चल क्या रहा है। मूचेन भी सोचता है और इसे समझ में आ जाता है कि भाई वो एक सैक्रेड वेपन है, उसका अपना इंटेलिजेंस है। वो समझ चुका था कि इनके ओनर के साथ कुछ गड़बड़ है, तो ये एक बैकलैश था। अब ये बात नीदर को और लिंगजिंग को भी समझ में आ जाती है। मूचेन हंसता है कि लगता है भागने की जरूरत नहीं है, पर ये निराश भी थे कि अटैक रोकने के दौरान आइस स्पिरिचुअल डॉल डैमेज हो चुका था। इधर ओनर फिर से उठते हैं और फेदर फैन को पकड़ने लगते हैं, पर बदले में ये फेदर भी इन पर एक अटैक करता है। मैंसन के ओनर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और एक पावरफुल एविल और अटैक जिसमें कि 10,000 डेमंस दिख रहे होंगे ये इस ग्रीन फेदर फैन की तरफ बढ़ा देते हैं। फेदर भी नहीं रुकता है, ये फिर से एक ग्रीन ऑरा अटैक इनकी तरफ बढ़ा देता है और वही अपने ये तीनों साथी बस ये बैटल को देख रहे हैं। लिंजिंग भी मूचेन से पूछती है तुम्हें क्या लगता है ये बैटल कौन जीतेगा। मूचेन का मानना यही था कि सैक्रेड वेपन काफी स्ट्रांग है, पर इसे कोई चला नहीं रहा है, ये खुद एक्ट कर रहा है। बिना मास्टर के ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। नाइन नीदर भी कहती है अगर ऐसा चलता रहा तो ये वेपन डिस्ट्रॉय हो सकता है। मूचेन कहता है टेंशन मत लो, अगर ये ग्रीन फैन खुद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तब हम एक्ट करेंगे। इधर इनके फाइट के दौरान एक के बाद एक यहाँ पर जो भी पिलर्स थे वो डिस्ट्रॉय होने लगते। धीरे धीरे ग्रीन फेदर के आसपास जो ग्रीन लाइट था अब डिम होने लगता है। इसमें एक वाइब्रेशन टाइप भी हो रहा था और ये मूचेन वगैरह की तरफ बढ़ने लगता है। मूचेन के सामने ये प्रकट होता है और वाइब्रेशन काफी बढ़ जाता है। मूचेन भी सोचता है क्या ये फेदर मुझे ऐसा कह रहा है कि मैं इसे पकड़ लूं, शायद ये मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करना चाहता हो, पर इसको जो स्पिरिचुअल एनर्जी लगेगी वो काफी ज्यादा होगी। अब ये सोचने लगता है, पर ग्रीन फेदर और तेजी से वाइब्रेट करने लगता है कि जल्दी कर भाई, ऐसा ये बोल रहा था। मूचेन को भी मालूम था अगर ये मना किया तो ये फेदर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इन तीनों का बचना भी मुश्किल होगा। और फाइनली ये इस फेदर फैन को पकड़ लेता है। जैसे से ये पकड़ता है इसके अंदर का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी उबाल सा लेने लगता है और पीछे में इसका सॉवरेन सी भी प्रकट हो जाता है एकदम भयंकर वेव के समान, और धीरे धीरे इसकी एनर्जी स्पिरिचुअल फैन में ट्रांसफर होने लगती है।
ऐसा भी इसे लगता है मान उसका सॉवरेंसी अभी ये सोख लेगा। धीरे धीरे ये फेदर फैन चमकने लगता है और इस पर कुछ एंशिएंट मार्क्स भी अब दिखाई देने लगते हैं। मूचेन अब सावधान था कि अगर इसका सॉवरेंसी सूख गया तो इसकी बॉडी कोलैप्स भी कर सकती है और इतना एनर्जी रिकवर करना इतना आसान भी नहीं होगा। अब ये भी चीखता है फेदर फैन की तरफ देखकर कि तुम्हें रुकना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पर खत्म हो सकते हैं। फेदर फैन भी समझ जाता है, हालांकि वो नाखुश था फिर भी अब रुक जाता है। फैन में से एक ग्रीन लाइट कंडेंस होना शुरू हो जाती है और कुछ मैसेजेस मूचेन को दिखाई देते हैं जिनमें एंशिएंट सील्स देखे जा सकते थे। ऐसा ये कह रहा था इन सील्स में से कोई भी यूज कर सकते हो। मूचेन अब इन सील्स को यूज तो करता है पर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी कम होते जाती है। पूरे सील्स यह बना ही लेता है जिससे कि यह कहता है डिवाइन विंड से और कई सारे ग्रीन लाइट फेदर फैन में से निकलते हैं जिनमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ऑरा थी, एक बवंडर के समान, और ये विंड मैंसन के ओनर की तरफ बढ़ जाते हैं। विंड मैंसन के ओनर भी अपने ब्लैक स्मोक से इस पर एक अटैक करते हैं। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, बूम 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 करके ऐसी आवाज आती है और कई सारे पिलर्स यहाँ पर ढह जाते हैं। नीचे की जमीन में भी क्रैक आने लगते हैं। धीरे धीरे धूल शांत होता है। पूरा हॉल एक मैस हो चुका था। मैंसन के ओनर को दिखाया जाता है अब इनकी ऑरा काफी डिम हो चुकी थी, बॉडी पर भी क्रैक्स आ चुके थे। राख के समान इनकी बॉडी झड़ने लगती है, आंखें इनकी पहले जैसे नॉर्मल हो जाती हैं। अब ये जो फेदर फैन था अब ये विंड मैंसन के ओनर की तरफ जा करके वाइब्रेट करने लगता है। विंड मैंसन की ओनर की फिलहाल जो सामने वाली बॉडी थी अब बस वो स्पिरिचुअल बॉडी बची थी। ओनर भी मूचेन और बाकियों को ग्रीट करते हैं और अपने फेदर फैन को हल्का सा प्यार से एकदम पुचकारते हैं। फेदर फैन भी शायद एक दर्द में था क्योंकि इसके मास्टर मर चुके थे। मास्टर ओनर इस दौरान अपनी ऑरा को भेजते हैं इन तीनों की तरफ और तीनों के पास जाकर के जो इनको प्लेज चाहिए था बैप्टिज्म के लिए वो मिल जाता है। तीनों इन्हें थैंक्स बोलते हैं। ओनर भी फिलहाल स्माइल कर रहे थे और फाइनली ये गायब हो जाते हैं। अब ये जो फेदर फैन था इसकी भी ऑरा शांत हो जाती है। एक नॉर्मल पंखे के जैसा ये लग रहा था। मूचेन जैसे ही पंखे को पकड़ने जाता है यहाँ पर अचानक से एक मैग्मा वर्ल्ड यानी फ्लेम पावर के जैसा फ्लक्चुएशन होता है और फेदर फैन को ये बंदा पकड़ लेता है और कहता भी है कि सही टाइम पर आना हमेशा से मेरा काम रहा है। लगता है पंखे के साथ मेरी क्लोज एफिनिटी है। नाइन इधर को भी गुस्सा आता है कि यार ये बंदा कौन है, मेहनत हमने की और फायदा इसे लेना है। और ये तुरंत ही अपने एक पर्पल फेदर अटैक इस बंदे की तरफ बढ़ा देती है पर यह बंदा एक मैग्मा हैंड टाइप अटैक करता है और इस पर्पल फेदर को बीच में ही पकड़ लेता है। पर फिर भी ये हैरान था क्योंकि इसका जो मैग्मा हैंड था वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय होने लगता है और ये हैरानी भी कहता है कि तुम्हारा फिल्म काफी अमेजिंग है। और अचानक से यहाँ पर यह बंदा फाइनली दिखाई देता है जो कि लाल रंग के कपड़ों में दिख रहा था, बाल भी लाल थे। फ्लेम ऑरा के कारण ही ये लाल दिख रहा था। हालांकि इसका ऑरा सोकिंगियन से भी ज्यादा था, ऐसा मूचेन का आकलन था और ऐसा एक ही बंदा था। अब इधर ये लाल बालों वाला बंदा बोलता है कि ये पंखा मेरा है, इसने मुझे चूज किया है। तभी लिंगजिंग तुरंत ही बोलते कि यार तुम लोग फ्लेम स्पिरिट क्लैन के कभी सुधरोगे नहीं। और ये गुस्से में कहती कि जायो बिंग इसे काट लो। अब ये जो आइस स्पिरिचुअल डॉल था थोड़ा बहुत इंजर्ड था पर ये काफी था। ये जैसे आगे बढ़ता है जू यान भी अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। इधर आइस डॉल भी अपने पावर से एक स्पीयर बनाता है बर्फ का, पर जैसे ही ये जू यान के करीब पहुंचता है इसका स्पीयर गलने लगता है। मूचेन भी देख रहा था यार ये बंदा काफी पावरफुल है, शायद ये कंप्लीट ग्रेड 9 पर होगा या मे भी हाफ स्टेप अर्थली सॉवरेन पर हो सकता है। इधर ये बंदा भी देखता है कि ये तो आइस स्पिरिचुअल डॉल है और लिंगजिंग से कहता है कि क्या तुम आइस स्पिरिट क्लैन से आई हो। इससे मालूम था कि केवल आइस स्पिरिट क्लैन वाले ही आइस स्पिरिट डॉल को बना सकते हैं क्योंकि फ्लेम स्पिरिट क्लैन और आइस स्पिरिट क्लैन में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, तो दोनों को अपने अपोनेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रहता ही था। लिंजिंग हंस के कहती है ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। जू यान कहता है हालांकि ये डॉल काफी पावरफुल है पर मुझे हरा नहीं सकता। उसके बाद ये मूचेन और बाकियों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तीनों सच में काफी पावरफुल हो, लेकिन मुझे ये फैन चाहिए। नाइन इधर भी चिल्लाती है कि तुम हो कौन। इधर लिंगजिंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ। जू यान शॉक था। उसके बाद ये लिंगजिंग की तरफ देखता है, उससे भी लगता है कि यार इस लड़की का ऑरा काफी डेंजरस है, दिखने में तो काफी सुंदर है, पर ये फिर भी कहता है कि तुम तीनों अगर मान नहीं रहे हो तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इस बंदे का नाम जू यान था और ये फ्लेम स्पिरिट क्लैन का एक यंग क्लैन लीडर बन सकता था फ्यूचर में और नेचर से काफी घमंडी था। लिंगजिंग भी अब सामने आती है और तुरंत ही स्पिरिचुअल लाइट को कंडेंस करने लगती है, पर मूचेन इसे रोकता है और कहता है कि इसे मुझ पर छोड़ दो। लिंगजिंग जानती थी कि अगर मूचेन कह रहा है तो शायद ये सामने वाले को संभाल सकता है।
जुयान भी मूचैन की तरफ देखता, आंखें इसकी एकदम फ्लेम की तरह लाल थी, और ये कहता है कि तुम मेरे मैच नहीं हो। ये मूचैन का मजा नहीं लेता है, क्योंकि सामने से देख सकता था ये कि मूचैन का पावर जस्ट अभी सॉवरिन 9 स्टार पर ही है। मूचैन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये बदले में स्माइल करता है। अब यहाँ पर जो आखिरी स्टोन पिलर था उसे मूचैन हिट कर देता है। उसके बाद ये सामने वाले से कहता है कि अगर तुम ये चीज छोड़ दोगे तो मैं समझ लूंगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, तभी तुम यहाँ से निकल पाओगे। जुयान कहता है ये चीज तो मुझे कहना चाहिए। मूचैन कहता है मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जुयान भी कहता है मैंने तो रिजेक्ट कर दिया, अब बार बार करूं क्या? मूचैन कहता है उफ। उसके बाद ये फिर से स्टोन पिलर को प्यार से मारता है और कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में काफी है, लेकिन आखिरी हंसी उसी को मिलती है जो ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पावरफुल हो तभी तुम जीतोगे। जुयान भी स्माइल करता है कि वो कैसे। इस दौरान ही अपने मैग्मा पावर को रिलीज करने लगता है, पर फिर भी जुयान हंस के कहता है तो वैसे जीतता कौन है? मूचैन स्माइल करता है और कहता है जो लकी होता है। जुयान को समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है। मूचैन फिर से वो जो स्टोन पिलर था उसे प्यार से थपकी देता है, पर इस बार जुयान देखता है कि मूचैन के पाम से एक लाइट स्टोन पिलर के अंदर एंटर कर रहा था। पर जब तक ये सोच पाता पूरा मेन हॉल ही यहाँ पर हिलने लगता है और कई सारे पत्थर यहाँ पर गिरने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये पूरी जमीन ध्वस्त होती है, आसपास एक ग्रीन स्पिरिचुअल एरे को देखा जा सकता है जो कि पूरे हॉल को घेर के था। ये वही एरे था जो मूचैन वगैरह को शुरुआत में एंटर करने से पहले मिला था, पर मूचैन ने इसे मैनिपुलेट कर लिया था। और मूचैन कहता है अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो ऐसे तो नहीं निकल पाओगे। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।